So, welcome back, guys, on the platform of Eco Study. In this part, we are going to discuss about the further topic of externalities. Okay. In previous part, we see what is externalities, what is positive externalities, what is negative externalities, and the different figure diagram of the negative and positive externalities. And we start our discussion on what is the solution of externalities, where we discuss market-based solution like tax versus regulation, which one is good. Okay, now we are going to discuss what is permit, फिर हमारा देखेंगे व्हाट इज कोस्ट थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने फिगर आपको दिखाया था, रिमेंबर दिस इज फॉर प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट अगर ज्यादा है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट देन सोशल मार्जिनल कॉस्ट, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर, क्वांटिटी प्राइवेट का ज्यादा है देन सोसाइटी की क्वांटिटी, एंड दिस इज द केस ऑफ व्हाट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर प्राइवेट क्वांटिटी क्या होता है, ज्यादा होता है देन सोसाइटी की क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज योर डेड वेट लॉस क्रिएट। ये क्या होगा, डेड वेट लॉस क्रिएट हो। गेटिंग दिस मच इज अमाउंट ऑफ द डेड वेट लॉस यहाँ पे क्रिएट होगा। गॉट इट? नेक्स्ट वन, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर देख सकते हो सोसाइटी का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगा, राइट वर्ड होगा देन प्राइवेट का। अब सोसाइटी का जो क्वांटिटी है, सोसाइटी का मार्जिनल कॉस्ट है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो सोसाइटी का एफिशिएंट क्वांटिटी देगा। और फ्री मार्केट का क्वांटिटी कौन देगा, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पे फ्री मार्केट का क्वांटिटी देगा। गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पे डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल मार्जिनल बेनिफिट। ये बेनिफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व, और ऊपर वाला ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गेटिंग? तो फ्री मार्केट का इस पॉइंट पे। ओके, सो सम डेड वेट लॉस आल्सो क्रिएट इन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोथ मार्केट के अंदर, क्योंकि एक्सटर्नलिटीज है तो जरूर सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर लॉस होगा ही होगा। ओके गाइस, ओके, तो ये फिगर मैं पहले भी बता दिया हूं, एक बार फिर से स्टार्ट करें यहां से। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज परमिट, टैक्स वर्सेस परमिट। अब हमें पता चला है टैक्स अच्छा है, तो पढ़ते टैक्स वर्सेस परमिट। ठीक है, तो टैक्स क्या है? टैक्स है कि आप लाइक 300 यूनिट है, उससे ज्यादा अगर आप प्रोडक्शन करेंगे 300 यूनिट से ज्यादा का, तो आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। राइट? तो ये, तो अगर इसका कर्व हम ड्रॉ करें तो आप टैक्स आप पे करते रहिए, आपका जितना मन है उतना सप्लाई कर सकते हैं। तो सप्लाई कर्व इज व्हाट, इन इलास्टिक। ये इलास्टिक है, सप्लाई कर्व इज बिल्कुल इलास्टिक। आप पे करते रहिए, जितना मन आपका है सप्लाई करने का वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बस टैक्स का अमाउंट जो है वो पे करें। और नाउ योर डिमांड कर्व, इफ दिस इज योर डिमांड कर्व, तो हमारा जो क्वांटिटी होगा मार्केट के अंदर पॉल्यूशन का, वो कितना क्वांटिटी होगा, दिस मच। गेटिंग माय पॉइंट? तो सप्लाई टैक्स क्या करता है कि टैक्स के अंदर देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो कंट्रोल ऑन ऑन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ओके, आप पैसा पेड करिए, आप पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते। तो दिस इज योर टैक्स। व्हाट इज इन परमिट? परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट का मतलब होता है कि दो फॉर्म थे हमारा, कौन, एक स्टील फॉर्म था और एक पेपर का फॉर्म। और दोनों फॉर्म के ऊपर रेगुलेशन कितना है, यूनिट का 300 यूनिट का जो है आप पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते। अब देखिए, जैसे पता चला कि अच्छा रेगुले ये है, सरकार जो है वो कम करना चाहती है, ठीक है, पॉल्यूशन को, तो पेपर फॉर्म जो है वो पॉल्यूशन को ज्यादा तेजी से कम कर सकता है। लाइक पेपर फॉर्म ज्यादा तेजी से ये 200 यूनिट या 100 यूनिट सब्सिट्यूट कर सकता है अपने मशीन को कम दाम में। बट स्टील फर्म जो है इसको सब्सिट्यूट करना कॉस्टली है। गेटिंग? इसको इफिशिएंट जो आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसमें सब्सिट्यूट करना इसके लिए कॉस्टली है। इसलिए सरकार को लेना देना क्या है कि दोनों को मिलाकर के 600 यूनिट का पॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब क्या 600 यूनिट का पॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है, लाइक ये जो पेपर फॉर्म है ये क्या करे, इसे सेल कर दे।
गेटिंग, इतना यूनिट जो है वो क्या कर दे, डील कर दे आपका, ठीक है। और यहाँ पर एग्रीमेंट आपस में कर ले, और जो स्टील फर्म है बदले में इसे क्या दे, कुछ प्राइस पे करे। गेटिंग, तो जितना सरकार सोच रही थी उतना आपका पॉल्यूशन भी है, ज्यादा पॉल्यूशन भी सोसाइटी के अंदर नहीं हुआ। साथ 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 हमारा क्या, कि यहाँ पर क्वांटिटी भी, जो स्टील का डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं, वो भी डिमांड कम नहीं हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। क्वांटिटी भी स्टील का इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो इस तरीके से परमिट के अंदर वर्क करता है, कि आपस में फर्म जो है वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो जिनको सब्स्टिट्यूट करना इजी है टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी को, वो क्या करेंगे, पॉल्यूशन परमिट बेचेंगे स्टील फर्म को, एग्रीमेंट करेंगे और उसके बदले में कुछ पैसे चार्ज करेंगे, राइट। इस तरीके से हमारा पॉल्यूशन भी 600 यूनिट तक कंट्रोल है, और साथ में जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होना चाहिए स्टील का उतना क्वांटिटी प्रोड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परमिट के अंदर अगर हम फिगर ड्रॉ करें, सो परमिट के अंदर हमारा क्या है, सो परमिट के अंदर सब हमारा सप्लाई ऑफ पॉल्यूशन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, कितना पे, 600 यूनिट पे, ठीक है। सप्लाई हमारा क्या है, वर्टिकल, वहां पर क्या था, हॉरिजेंटल, यहाँ पे परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, वहां पे परफेक्ट इलास्टिक था। अच्छा, डिमांड कर्व कैसा हो सकता है, दिस इज योर डिमांड कर्व, जहां पे डिमांड आया, दिस इज योर प्राइस लेवल चार्ज बाई, गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड परमिट, ओके। यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक, कि आप जितना चाहो सप्लाई उतना सप्लाई कर सकते हो, टैक्स पे करो, आप पॉल्यूशन कर सकते हो, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज योर टैक्स। बट परमिट के अंदर आपका रेगुलेशन बिल्कुल, कि 600 यूनिट तक ही करना है, आपस में आप ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स वाई परफेक्ट इन इलास्टिक इज योर वर्टिकल इज योर सप्लाई कर्व। एनी प्रॉब्लम एनीवन? नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, जो बिल्कुल बिल्कुल 100% आना ही आना है, ओके गाइस। आगे बढ़ा जाए जल्दी से, समझ आ रहा है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइवेट सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज, कैसे हम प्राइवेट तरीके से एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट तरीके से तो हमने देख लिया है कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं, लाइक टैक्स को लगा करके, डिमांड सरकार कम कर दे या प्राइस को इंक्रीज करके, ठीक है। तो मैं ज्यादातर टैक्स को लगा करके या सब्सिडी के थ्रू हम एक्सटर्नलिटीज का सॉल्यूशन निकाल सकते। प्राइवेट क्या सॉल्यूशन है, तो पहला सॉल्यूशन है मोरल कोड, ठीक है। मोरल कोड मतलब लोगों को मोरल कोड्स पढ़ाओ, कि क्या सही है सोसाइटी के लिए, क्या गलत है सोसाइटी के लिए। इससे सोसाइटी, लाइक कोई अगर पॉल्यूशन क्रिएट करना चाहे, लाइक आपके यहाँ कुछ कूड़ा होगा और कचरा होगा, तो आपके पास आ, जो गार्बेज होगा उसे चाहे तो सोसाइटी के अंदर बाहर आपको खाली जमीन के अंदर बेच सकते हैं, जिससे क्या होगा, दूसरे लोगों के ऊपर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होगा। लाइक कोई गरीब बच्चा है या कोई गरीब फैमिली है, वो जाती होगी, उसके पास वो रहता होगा, उसका घर होगा, तो उसके ऊपर क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज उनके हेल्थ के ऊपर, गेटिंग। वही आपको मोरल कोड पढ़ाया जाए कि नहीं, गार्बेज को बाहर नहीं बिकना चाहिए, गार्बेज लेने के लिए आपके पास आएंगे, आपको मंथली 100-150 रुपए लेंगे, बस उनको आप पैसे दे देना, वो गार्बेज अच्छे जगह ले जाएंगे और उसको डंप करेंगे। तो ये मोरल कोड पढ़ाने से जो एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हो रहा था, ये एक्सटर्नलिटीज क्रिएट नहीं होगा, गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड वन इज योर चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी लाइक एनजीओ के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस इन द सेंस कि वुमेन का एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट कितना जरूरी है सोसाइटी के लिए, तो एनजीओ चैरिटी के थ्रू हम लोगों को समझाएंगे। लाइक जहाँ पे वुमेन कम शिक्षित है, बिहार, यूपी, नॉर्दर्न स्टेट के अंदर,
वहां पर एनजीओ के थ्रू हम वुमेन एम्पावरमेंट का बात लोगों का समझाएंगे कि अगर एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, उसके बच्चे शिक्षित होते हैं। लेकिन एक अगर मेल शिक्षित हो तो जरूरी नहीं है कि उसका परिवार शिक्षित ही हो, उसका बच्चा शिक्षित ही हो या अच्छा ही करे। सो इस तरीके का, या फिर साउथ स्टेट का एग्जाम्पल लेकर के एनजीओ जो है वो क्रिएट कर सकता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। फिर लोग जो है वो वुमेन को पढ़ाना सोचेंगे, लड़कियों को पढ़ाना सोचेंगे। तो in their that sense positive externalities create also. Got it guys? Next one is your merger. ठीक है, मर्जर की दो फर्म है उसे हम साथ में मर्ज करके भी हम एक्सटर्नलिटीज को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लाइक जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोई स्टील फर्म है, वो लाइक दिल्ली के अंदर कोई स्टील का फर्म है यमुना रिवर के पास में, वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और वो डंप कर रहा है कहाँ, यमुना रिवर के अंदर। ठीक है, जो भी उसका एक्सटर्नल प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको डंप कर रहा है यमुना रिवर के अंदर। अब ये यमुना से कोई मछली निकालने वाले मछुआरे होंगे जिनका जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब डंप अगर कर रहा है तो मछली के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, मछली मरेंगी, जिसके कारण सप्लाई जो है मछली का वो कम होगा, मछली कम निकल पाएगा, उनसे उनको इनकम कम होगा। तो इफेक्ट किसको कर रहा है, मछुआरे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए मछुआरे और जो फर्म है दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एग्रीमेंट हो जाए कि मैं इतना जो है डंप कर रहा हूं, इसके लिए मैं तुम सारे मछुआरे को इतना मैं दे रहा हूं, आपको प्राइस इतना पे कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि इतना ही मैं डंप कर सकता हूं, इससे ज्यादा डंप नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से भी सॉल्यूशन निकल सकता है। गॉट इट गाइस? तो आपसे सीधा कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द प्राइवेट सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज, 1 2 3 4, एक दो और मैच कर देंगे और बोलेंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन की। ओके, नेक्स्ट वन इज योर कोर्स थ्योरम। COA, कोर्स थ्योरम। ठीक है, तो इन्होंने रोनाल्ड कोर्स इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक अलग मेथड बताया है कि जिसके थ्रू हम एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व कर सकते। तो एक सोसाइटी है, एक यहाँ पे सोसाइटी है, ठीक है, और एक यहाँ पे रिच पर्सन रह रहा है बिल्कुल बड़ा बिल्डिंग में, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। और बाकी छोटे बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे यहाँ पे स्मॉल, ठीक है। और ये रिच पर्सन के पास एक क्या है, डॉग है। डायग्राम उतना सही मुझसे नहीं बनेगा, जितना बनेगा ठीक है। ठीक है, एक क्या है उनके पास, डॉग। ठीक है, ये डॉग क्या करता है, रात को बहुत जो है भौंकता है, डॉग। ठीक है, रात को बहुत ज्यादा ये क्या करता है, दैट इज साउंड पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो आसपास के लोग जो है, ये छोटे लोग, ये परेशान, इस डॉग के कारण ये रात को सो नहीं पाते। गेटिंग? तो ये डॉग जो है वो कौन सा एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रहा है, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के अंदर जो छोटे वाले लोग हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण ये लोग सो नहीं पाते। अब ये 1 महीने तक ठीक है चला, लेकिन हर दिन ये चीज हो तो ये फिर जा करके कॉम्प्लेन किएगा। ठीक है, कहे कि भैया ऐसा करिए कि आपका डॉग है, चाहे तो इसके मुंह पे शट डाउन लगाए, बटन लगाए, ठीक है, चाहे इसे रात को सुलाइए, ठीक है, चाहे ये डॉग को ही हटाइए, क्योंकि हम लोग जो है बहुत परेशान है इस कुत्ते से। ठीक है, सो ये कहा गया। तो अगर ये इंसान को डॉग बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये रिच है तो कहेगा देखिए ऐसा करिए ना,
या आप बदले में मुझसे क्या ले लीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए, क्योंकि ये मेरा घर का सदस्य है, ये डॉग नहीं है। एक तो पहले कुत्ता कहना, इसको बंद करिए। ये क्या है, हमारे घर का सदस्य है, इसका नाम जो है वो जैक है, और जैक इसे बुलाइए, और आपको बदले में पैसे मैं दे रहा हूं, आप चुपचाप जा सकते हैं। ठीक है। तो यहां से जो अ, आपका कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट जो है आपका, बताइए कितना कॉस्ट है। तो ये सारे लोग बताए कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। बोला ठीक है, मंथली आपको 10,000 रुपये मैं दूंगा। ठीक है। तो अगर कॉस्ट जो है वो कम है, देन बेनिफिट। ठीक है। कॉस्ट अगर कम है देन बेनिफिट, बेनिफिट लोगों को ज्यादा मिल रहा है जितना कॉस्ट है उनका सोने का, तो डॉग को रखेगा। डॉग जो है वो इफिशिएंटली रहेगा, वो रहेगा, डॉग को कीप। बट अगर कॉस्ट ज्यादा है देन बेनिफिट, कॉस्ट लोगों का ज्यादा है देन बेनिफिट, या इस तरीके से, दोनों तरीके से सोच सकते हैं। अगर जो रिच पर्सन है उसको बेनिफिट ज्यादा है डॉग रखने से, जितना डॉग का कॉस्ट है, तो डॉग को वो रखेगा। अगर डॉग को रखने का कॉस्ट ज्यादा है देन बेनिफिट, जैक को रखने का कॉस्ट ज्यादा है देन बेनिफिट, तो डॉग को ये नहीं रखेगा। तो कब आपका होगा कि बिल्कुल इक्वल होगा इक्विलिब्रियम के अंदर, जहां पर बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो आपस में बार्गेन करके लोग जो है वो मार्केट इफिशिएंट सॉल्यूशन जो है, बार्गेनिंग के थ्रू लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है। सो बार्गेनिंग के थ्रू लोग जो है, जो मार्केट का एफिशिएंट लेवल है उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू समझे कि ए और बी है, एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रहा था, उस एक्सटर्नलिटीज को खत्म कर सकते हैं आपस में समझौता करके, एग्रीमेंट करके। तो यही कोर्स के द्वारा कहा गया। ओके। सो वी कैन डिफाइन, इनके द्वारा कहा गया कि प्राइस मार्केट विल ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटीज, प्राइस मार्केट will always solve the externalities and reach efficient outcome through bargaining। बार्गेनिंग के थ्रू मार्केट जो है वो इफिशिएंट आउटकम के पास पहुंच सकता। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक। ड्रॉबैक है कि और भी कॉस्ट लाइक इन्वॉल्व होंगे, लाइक एग्रीमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, टाइम इन्वॉल्व होगा। तो वो सारे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है, मोर नंबर ऑफ पीपल अगर सोसाइटी के अंदर है, तो सारे लोगों के बीच एग्रीमेंट करना या सारे लोगों को मनाना, समझौता करना इज डिफिकल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज योर ड्रॉबैक इन व्हाट, कोर्स थ्योरम। तो कोर्स का कहना था कि कुछ लोग हैं, सब नंबर ऑफ। तो अगर आपका क्वेश्चन के अंदर आया लाइक कि कोर्स थ्योरम कहता है कि बार्गेनिंग के थ्रू मार्केट आउटकम, इफिशिएंट आउटकम के पास पहुंच सकते हैं अगर ज्यादा नंबर पीपल हैं फिर भी, क्या ये सही है या गलत है। इफ मोर ज्यादा नंबर ऑफ पीपल भी है तो हम इफिशिएंट आउटकम पहुंच सकते हैं बार्गेनिंग के थ्रू, राइट और रॉन्ग। 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 तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट बना करके कोर्स थ्योरम से इस बार भी क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो दिस इज योर कोर्स थ्योरम। ओके। सो एनी डाउट गाइस, दिस इज योर कंप्लीट लेक्चर ऑन एक्सटर्नलिटीज। एनी डाउट एनीवन, नो। एनी डाउट, जल्दी से पूछिए। अगर किन्हीं को है तो आप अपने डाउट को जल्दी से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन है आपके सामने असर्शन एंड रीजन का। ठीक है।
Coase theorem states that as long as property rights are defined and enforced, bargaining between parties can ensure an efficient outcome in the presence of externalities. Right or wrong? Bargaining between parties can ensure an efficient outcome. ऑप्शन थर्ड। ओके, तो फर्स्ट वन इज राइट है या रॉन्ग है? फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड इज फॉल्स। एवरीवन, सभी कोई। अभी कोस थ्योरम मैंने बताया कि बार्गेनिंग जो है उससे हम एफिशिएंट आउटकम पहुंच सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज। द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी विद बार्गेनिंग अमॉन्ग द पार्टीज कैन रिसॉल्व एक्सटर्नलिटीज प्रॉब्लम व्हेन द नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इज लार्ज। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल है तो फिर भी फर्स्ट बार्गेनिंग हो सकता है। बताइए। असर्शन करेक्ट है मगर रीजन रॉन्ग है। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, मतलब सभी, थर्ड वाला ऑप्शन। क्या सभी कोई इनसे सहमत है जो बोल रहे हैं? यस। क्या सभी कोई, अर्जुन, अभिषेक, सृष्टि, निकुंज, क्या सभी कोई सहमत है? समझ रहे हैं? सर तो इस तरीके से कोस थ्योरम से इस बार क्वेश्चन आया। एक्सटर्नलिटीज का मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का। पब्लिक गुड प्राइवेट गुड मैं आपको पढ़ाऊंगा कहाँ पे? जब मैं पब्लिक फाइनेंस पढ़ाऊंगा ना, वहां पे पब्लिक एंड प्राइवेट गुड पढ़ाऊंगा। ओके। रेवेल्ड प्रेफरेंस का क्वेश्चन, जीडीपी, गिवन गुड, liquidity trap given good, these are the important question. Okay, Kunet model important question, ये याद रखना। फ्लिप्स कर्व इंपॉर्टेंट वन। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और भी मैं कहाँ है, आ जाइए एक्सटर्नलिटीज। किंग डिमांड थ्योरी अभी बताया था। मल्टीप्लायर का क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी, वेज पीगो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एलएम का। वेट अ सेकेंड गाइस, मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। मैथमेटिकल डिमांड फॉर मनी, आ जाओ यार। बमोल टॉबिन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, मनी मल्टीप्लायर। अगर एक्सटर्नलिटी पर सर्च करें तो वहीं आ जाएगा। ओके, ये ऐसे भी अब आने वाला ही है। सेकेंड पेपर में तो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो उसी के अंदर सॉल्व कराएंगे। फिक्स। ओके, पेपर टू में, दोनों पेपर में आया। लेट्स सी पेपर नंबर 2। पेपर 2, इसमें तो फर्स्ट में ही 26 नंबर ही क्वेश्चन इसका था। इस बार फर्स्ट पार्ट तो नहीं आ रहा है, सभी कोई को तो पता है ये 25 फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है। जैसे एग्जाम 11 से 28 है तो डेली होगा या 11 को होगा और ओनली 28 को होगा, 2 दिन होगा सिर्फ? हाँ जी, ये 2 दिन पेपर होंगे। अब वो मुझे एक्चुअल डेट नहीं मालूम है कि कब होगा, लेकिन मार्च में ही आपका है। वो आपका 20-25 दिन का दे दिए तो वही होगा। एक 11th, एक 28 वाला। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मार्केट फेल इन द परजेंस ऑफ। मार्केट फेल कब होता है बताइए? मार्केट फेल इन द परजेंस ऑफ, तो मार्केट फेल कब होता है? एक्सटर्नलिटीज अगर होगा तो मार्केट फेल होगा। एसिमेट्रिक ऑप्शन इंफॉर्मेशन हो। ऑप्शन हो। 4। क्या सही है? बी और सी तो करेक्ट है बिल्कुल।
और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अगर होगा फिर भी मार्केट फेल होता है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को छुपाना। कौन सा सही है जल्दी से? ऑप्शन 4। ए बी सी ई तो है। अब बी सी ई किस में है? 4 में। ए मार्केट पावर के अंदर भी फेल हो सकता है। ओके, सो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट वन। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट गुड का क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम जो अभी तक हमने नहीं किया है, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर मार्केट के बारे में। कुछ लेबर मार्केट के बारे में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है, लेबर मार्केट आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन लेबर मार्केट के अंदर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कैसे लेबर मार्केट होता है, क्या डिमांड फॉर लेबर का क्या कब होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो लेबर मार्केट, तो लेबर मार्केट की अगर बात करते हैं तो यहां पर भी क्या होता है, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर की बात करते हैं तो लेबर का डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेबर का डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि फर्म कितना लेबर का डिमांड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस फर्म का कितना आउटपुट का डिमांड कर रहे हैं लोग। लाइक आपका ओरियो का एक फर्म है, आप ओरियो का प्रोडक्शन कर, तो आप कितना लेबर को हायर करेंगे ओरियो फर्म के अंदर? वो डिपेंड करेगा कितना आपके फर्म से ओरियो का डिमांड है, लोग कितना ओरियो का डिमांड कर रहे हैं। तो डिपेंड ऑन व्हाट? डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल या पर्सन या मार्केट, डिमांड कर्व ऑफ, तो ये लोगों के डिमांड कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। क्या कहते हैं? डिराइव्ड डिमांड। गॉट इट गाइस? कि क्या कहेंगे इसे हम? डिराइव्ड डिमांड कहें। ठीक है, तो हमारा जो लेबर मार्केट का डिमांड कब होता है, वो क्या होता है? डिराइव्ड डिमांड होता है। कहां से डिराइव होता है? जो आपका डिमांड कब है इंडिविजुअल का, वहां से आपका डिमांड कब क्या होता है? डिराइव्ड होता है। गॉट इट? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड कब क्या होता है? डिराइव्ड डिमांड होता है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज योर सम टर्म हम समझते हैं। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? प्लीज अनम्यूट म्यूट योरसेल्फ। तो व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का मतलब होता है कि एक यूनिट अगर हम लेबर को चेंज करें तो हमें कितना टोटल रेवेन्यू उसके कारण जनरेट हुआ, कि हमारा आउटपुट में कितना चेंज हुआ, सॉरी, कि हमारा टोटल आउटपुट के अंदर कितना चेंज होगा जब हम एक यूनिट लेबर को चेंज करते हैं। तो चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन लेबर, अगर एक एडिशनल यूनिट हम लेबर को लेते हैं तो हमारा आउटपुट कितना चेंज हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर बात करते हैं यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट, तो याद होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो डिमिनिशिंग होता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे लेबर जो आउटपुट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे एक एडिशनल यूनिट अगर हम लेबर को इंप्लॉय करें तो हमारा आउटपुट उतना नहीं इंक्रीज होगा। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रहा है, पहले इनिशियली जब हम किसी को इंप्लॉय करेंगे, नया नया फॉर्म ओपन किए, तो आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा होगा तेजी से, एक लेबर इंक्रीज किए 5 यूनिट आउटपुट जनरेट हो। लेकिन जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे, फिर वो एक एडिशनल 4, फिर 3, फिर 2, दैट इज मार्जिनल। तो मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट के कारण प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? डिमिनिश्ड होता है। नेक्स्ट वन इज योर व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट को हम प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं लेबर का।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का मतलब हुआ कि हम कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं, हाउ मच, ये बताता है कितना रेवेन्यू हम कमा सकते हैं एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करने के कारण। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि हम कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करने के कारण। दिस इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या कहता है कि हम कब तक, ऐसे भी से सोच सकते हैं कि कब तक हम लेबर को एम्प्लॉय कर सकते, कब तक लेबर का हम डिमांड कर सकते, एम्प्लॉय या डिमांड कर सकते, कहां तक, वो बताता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू वेज इनटू प्राइस ऑफ लेबर दैट इज वेज। गेटिंग माय पॉइंट? सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू व्हाट, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसका इनटू वेज। लाइक अगर वेज 100 है और मार्जिनल प्रोडक्ट 1 है, सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना है, 100। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इसका 100 रेवेन्यू आ रहा है किसी भी फर्म को। कितना रेवेन्यू आ रहा है, 100 रेवेन्यू आ रहा है। तो कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तो अगर कॉस्ट 100 पड़ेगा तो वो डिमांड करेगा, अगर उससे ज्यादा पड़ेगा कॉस्ट तो वो लेबर का डिमांड नहीं करे। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना है कि VMPL इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू वेज रेट। एंड वन थिंग, वैल्यू ऑफ, यहां से अगर हम फाइंड करें व्हाट इज व्हाट इज कर्व ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कैसा कर्व होगा VMPL का? तो VMPL हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप। कैसे, अगर वेज रेट ज्यादा होगा तो लोग क्या क्या करेगा, फर्म लेबर का डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। लाइक वेज रेट क्या हो रहा है, ज्यादा होगा तो फर्म लेबर का डिमांड कम करेगा, और वेज रेट अगर कम होगा तो फर्म लेबर का डिमांड ज्यादा करेगा। और इसी चीज को कौन रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कि फर्म कितना डिमांड करेगा लेबर का, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ VMPL। सो VMPL का कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। Getting my point? And VMPL is also a demand curve of labor market. लेबर मार्केट का डिमांड कर्व क्या होगा, अगर क्वेश्चन आता है कि डिमांड कर्व ऑफ लेबर मार्केट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। गेटिंग माय पॉइंट? तो डिमांड कर्व क्या होगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ही डिमांड कर्व होगा लेबर मार्केट के अंदर। ठीक है, अब बात आता है कि कब VMPL शिफ्ट करेगा, व्हेन VMPL शिफ्ट। ठीक है, सो पहला रीजन हो सकता है, पहला रीजन हो सकता है कब शिफ्ट करेगा, सपोज प्राइस इंक्रीज हो जाए, प्राइस चेंज होने के कारण। ठीक है, हमें फार्मूला क्या है पता है, VMPL इज इक्वल टू योर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू वेज रेट। ठीक है, ये हमें पता है। अब सपोज हमारा क्या हो जाए कि हमारा सपोज इंक्रीज हो जाए प्राइस लेवल, तो प्राइस इंक्रीज होने से फर्म जो है वो लेबर का डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा। तो शिफ्ट किधर की तरफ होगा, राइट वर्ड की तरफ। VMPL शिफ्ट राइट वर्ड। प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए तो लेबर का डिमांड क्या करेगा, कम करेगा, तो शिफ्ट लेफ्ट वर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही सेकेंड, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण चेंज हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर चेंज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज होगा, जिस कारण आपका VMPL चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर, सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर के कारण, अदर फैक्टर मीन्स लाइक जो भी इसके साथ यूज आ रहा है यूज में, उसके चेंज आने के कारण। ठीक है, कोई अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज आने के कारण आपका VMPL शिफ्ट हो सकता। ठीक है, हाँ जी बोलिए। प्राइस चेंज में प्राइस इंक्रीज हो जाती है अगर या प्राइस डिमांड डिक्रीज होगी प्राइस। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो किसी कोई भी फर्म क्या सोचेगी, ओरियो का प्राइस बढ़ गया है,
कॉस्ट हमारा नहीं बढ़ा है, प्राइस बढ़ गया है, मीन्स बेनिफिट क्या हुआ है? मेरे को लगा कि लेबर की वेज प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, वॉइस लैग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर का पहले भी हम देख चुके हैं कि सप्लाई कर्व कैसा होता है हमारा, कब देख चुके हैं। पहला ये तो पॉजिटिवली स्लोप वेज रेट, और ये लेबर का है वर्क, कि जैसे जैसे वेज रेट सर बढ़े। सप्लाई ऑफ सर हाँ जी बोलिए। सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर पे सर क्या मतलब लाइक कोई अदर फैक्टर साथ में यूज आ रहा होगा। सिर्फ ओरियो के लिए क्या चाहिए, कोई क्रीम चाहिए, कोई व्हीट चाहिए बनाने के लिए बिस्किट को, तो उसका अगर फैक्टर अगर चेंज हो रहा है जिसके कारण वीएमपीएल के भी ऊपर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, लाइक सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बाई करना कम कॉस्टली पड़ेगा, जिसके कारण लेबर का डिमांड ज्यादा कर सकता है। ये वीएमपीएल शिफ्ट राइटवर्ड की तरफ करेगा। गेटिंग, सप्लाई ज्यादा होगा तो राइटवर्ड की तरफ, सप्लाई मतलब कम सर हो। इनपुट्स वगैरह आएंगे ना उसमें? हाँ हाँ हाँ, I thought it is a wage getting increase, it is actually the price of good. Yes, price of good if get increases. वेज इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। वेज इंक्रीज होने के कारण मूवमेंट होगा वीएमपीएल के ऊपर, मूवमेंट नॉट शिफ्ट। ठीक है, नॉट शिफ्ट, मूवमेंट होगा। तो अब बात आता है सप्लाई ऑफ लेबर कर्व। सप्लाई ऑफ लेबर कर्व क्या हो सकता है? दिस इज जो पॉजिटिवली स्लोप, कब? जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। पहले भी बात कर चुका हूं, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। तो पॉजिटिवली स्लोप होगा, वेज बढ़ेगा तो लोग जो है वो डिमांड इंक्रीज करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि उसके बाद अगर वेज बढ़ता है तो लोग कहेंगे कि मेरे पास पैसा काफी है, अब हम काम नहीं करेंगे। अब हम, क्योंकि वेज ज्यादा मिल रहा है इसलिए वो काम को कम भी अब कर सकते। गेटिंग, तो लेबर फिर डिक्लाइन होना ले। तो यहां पर इनकम इफेक्ट डोमिनेट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। सो दिस इज जो बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। गेटिंग, और इस पॉइंट के ऊपर जहां पर चेंज किया है, जहां पर इनकम इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन, तो दिस इज नोन एज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। एनी प्रॉब्लम एनीवन? एनी प्रॉब्लम? तो नो सर। इक्विलिब्रियम लेबर मार्केट का कहां पर होगा? जहां पर वेज वीएमपीएल इज इक्वल टू वेज रेट, वीएमपीएल इज इक्वल टू वेज रेट। ठीक है, तो डिमांड फॉर लेबर कितना करेगा? जितना वैल्यू, ये वैल्यू अब बताता है कि वैल्यू कितना हो रहा है, एक लेबर के कारण कितना वैल्यू हमें मिल रहा है, कितना हमारा रेवेन्यू हो रहा है, वो इक्वल जब वेज रेट के इक्वल होगा, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। गॉट इट गाइस? सो दिस इज योर लेबर मार्केट, जो कि लेबर मार्केट के अंदर आपका कुछ चीजें पता होना चाहिए कि डिराइव डिमांड क्या होता है। ठीक है, वीएमपीएल क्या होता है, वीएमपीएल कर्व कैसा होता है, इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, सप्लाई ऑफ लेबर कहां होता, कैसा होता है, बैकवर्ड बेंडिंग क्या होता है। ओके, एनी डाउट एनीवन? जल्दी से।